ट्रेन की बात कर रहे हैं, ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है और ट्रेन मान लीजिए ऐसे इस डायरेक्शन में चलती जा रही है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि ट्रेन है और ट्रेन के अंदर ट्रेन का एक वैगन है ये, और उसके अंदर ये बॉक्स रखा हुआ है और ट्रेन ऐसे चलती जा रही है, इस डायरेक्शन में चलती जा रही है। तो अब ये जो बॉक्स है जो इसके अंदर रखा हुआ है, तो ट्रेन का मेरे को मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है कि ट्रेन को हम मैक्सिमम कितनी स्पीड से चला सकते हैं। कि ये जो बॉक्स है ये स्टेशनरी रखा रहे यहाँ पर, और बॉक्स जो रखा हुआ है वो ट्रेन के फ्लोर पर रखा हुआ है, और ट्रेन के फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.15, यानी कि वो फ्रिक्शन उसको कब तक होल्ड करके रखेगा, कितनी देर तक होल्ड करके रखेगा, ये मेरे को बताना है। गिवन μs इज इक्वल टू 0.15, और जो ये कोफिशिएंट होता है ये एक रेशो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जब मैं μs की बात करता हूँ तो μs मतलब क्या हो जाता है, Fs/r, या Fs की बात करें तो वो हो जाता है μs × r, ये हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक लाइन नोट करिएगा, देखिएगा as the box as the box gets accelerated due to static friction, as the box gets accelerated due to static friction, तो ये जो बॉक्स है ये एक्सेलरेट हो रहा है, और एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। मेरी बात समझना कि ये जो वैगन है, एक ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन के साथ में ट्रेन के सारे वैगन्स चल रहे हैं, वो पूरी फुल स्पीड के साथ चल रहे हैं, जितनी स्पीड के साथ में ट्रेन चल रही है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो सारे के सारे वैगन भी एक्सेलरेट कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रेन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर ये बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स भी ट्रेन के साथ साथ एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको यहाँ पर इस पोजीशन में रोक रखा है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ना होता तो ये जो है ये इस तरह से स्लिप करने लगता, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ना होती तो ये उस तरीके से एक्सेलरेट ना करता जिस तरीके से ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो ये धीरे 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 स्लिप होकर पीछे जाने लगता, ठीक है। और सोचिए कि यहाँ पर पीछे वाली वॉल ही ना होती, अगर वैगन की अगर पीछे वाली वॉल ही ना होती तो अल्टीमेटली अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये गिर जाता, ट्रेन से बाहर निकल जाता, ठीक है। तो ये जो ट्रेन के साथ साथ एक्सेलरेट कर रहा है, ये इस वजह से एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसने इसको इसी जगह पर रोक रखा है, इसने इसको इसी जगह पर रोक रखा है, तो फिर ये ट्रेन का एक सिस्टम है। तो इसीलिए ये पहली लाइन मैंने आपको लिखवाई कि एज द बॉक्स गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, देयरफॉर m क्या है, मास ऑफ बॉक्स, और a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स। और ट्रेन, जो ट्रेन का एक्सेलरेशन है वही तो बॉक्स का एक्सेलरेशन है, क्योंकि बॉक्स स्टेडी है, रुका हुआ है। तो m × a मास और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स और ट्रेन एक ही बात है। तो मैं ये कहूँगा कि ये किसके बराबर है, ये F के बराबर है। F क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बल्कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलिए। मेरी बात बता दीजिए सभी को क्लियर है कि नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन ने फोर्स लगा रखी है इसके ऊपर, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको पीछे नहीं जाने दे रहा। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ना होता तो ये पीछे चला जाता, और पीछे चला जाता तो अगर मान लो पीछे बॉल नहीं है तो ये गिर जाता, तो ये उतना एक्सेलरेट ही नहीं कर पाता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसने इसको रोक रखा है, और कितनी फोर्स लगा रखी है इस पर, इतनी फोर्स जितनी फोर्स के साथ ये आगे जा रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस कर रखा है। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, ये समझ गए कि नहीं, बता दो प्लीज, मैं दोबारा बता दूंगा ये चीज नहीं तो।
अक्षत, अनमोल, लक्षिता, ईशा, नमन, उदय, बता दीजिए क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए मैं आगे चल रहा हूँ फिर। तो ये हमारे पास हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ये F यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने ही इसको होल्ड कर रखा है, रोक रखा है, तभी ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और अब मैं ये जानता हूँ कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F, ये कितना होना चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये जो है इसकी वैल्यू जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये म्यू एस अपॉन आर के इक्वल होती है। ठीक है, ये जो एफ है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। म्यू एस इंटू आर के इक्वल हो। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या है कि रोक रखा है इसने वहीं के वहीं। और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये म्यू एस इंटू आर, या तो ये इसके एग्जैक्टली इक्वल होता है, और अगर एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है ना, और कम क्यों होना चाहिए? हम ये कहेंगे म्यू एस इंटू आर कहाँ लगेगा? म्यू एस इंटू आर ये इस तरफ लगेगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उस तरफ लगेगा म्यू एस इंटू आर। तो इसने इसको रोक रखा है, यहाँ पर स्टेडी कर रखा है। ठीक है, बल्कि नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिखिए, म्यू एस इंटू आर यहाँ लिखिए, म्यू एस इंटू आर यहाँ पर लिखिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ ऐसे खिसकना चाहिए। तो ये पीछे नहीं खिसक रहा है, क्यों नहीं खिसक रहा? क्योंकि म्यू एस इंटू आर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है जो इसको रोके हुए है। समझ गए? नहीं तो ये पीछे खिसक जाता। तो म्यू एस इंटू आर इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जो फोर्स है वो फोर्स जो है वो इस म्यू एस इंटू आर से कम होना चाहिए। ठीक, तो जो हमारा F है, F ये इससे कम होना चाहिए। वैसे ये F जो है ये इसके एग्जैक्टली इक्वल होता है। ये तब इक्वल होता है जब बॉडी मूवमेंट में नहीं होती। तो यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है, एक तो ट्रेन और एक ट्रेन के अंदर रखा हुआ ये बॉक्स। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस अपॉन आर। तो फोर्स जो है वो म्यू एस अपॉन आर से छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब मैंने ये देखा कि F किसके इक्वल है? एम ए के इक्वल है। तो एम ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, और ये बैलेंस्ड है। आर इज इक्वल टू एम जी है, तो आर की जगह मैंने एम जी रख दी है। एम से एम कैंसर आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। एक्सेलरेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहे हैं कि डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? म्यू एस इंटू जी, और म्यू एस कितना है भाई? 0.15, और जी कितना होता है? 9.8। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 8 ज़ा 130, 15 9 ज़ा 135, 135 और 12 147। ठीक है, और पॉइंट के बाद 1 2 3 2 डिजिट यहाँ और 1 डिजिट यहाँ, टोटल 3, तो राइट से 3 डिजिट काउंट कर लो। तो 1.47, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकता हूँ। बताइए जी, समझ गए? समझ गए? क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, Yes, ये sir. एक चीज़ है, मैंने यहाँ पर 9.8 ले लिया, लेकिन मैंने क्वेश्चन में देखा नहीं कि इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो मुझे अप्रॉक्सीमेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा 1.5 आ रहा है। ठीक है, 1.5 ही आ रहा है। चलिए जी, अगला देखते हैं क्वेश्चन। सभी को क्लियर है ना? बता दीजिए। यस सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द, एक डायग्राम भी दे रखा है इसमें, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04।
What is the tension in the string? Take G is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो देखिएगा डायग्राम क्या दे रखा है, मैं ये मिटाकर इस तरफ कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर एक ट्रॉली है, ट्रॉली का मास दे रखा है 20 किलोग्राम। और इधर काइनेटिक फ्रिक्शन की फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगी एफ के, ठीक है, और एक्सेलरेशन आगे की तरफ स्मॉल ए, और एक पुली लगी हुई है यहाँ पर ऐसे ही। ये टेंशन टी और टी, और इधर दिया है 3 किलोग्राम 30 न्यूटन, ठीक है। तो फिगर में ये सारी चीजें दे रखी हैं और एक्सेलरेशन दे रखा है नीचे की तरफ ये। तो आप ये देखिएगा, वैसे जो क्वेश्चन है, हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब दे रखा है, अजीब इन द सेंस आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये 3 किलोग्राम का ब्लॉक जो है ये 20 किलोग्राम की ट्रॉली को खींच नहीं सकता, पर पता नहीं क्यों दे रखा है इन्होंने ऐसा कि 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये इसको खींच रहा है। खैर चलते हैं आगे। आप ये देखिएगा, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन द ट्रॉली सिस्टम शोन इन दिस फिगर if the coefficient of kinetic friction इतना। अच्छा अब ये कहते हैं कि अगर सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात करी जाए ना, अगर सिर्फ इस स्ट्रिंग की बात करी जाए तो ये ब्लॉक जो है ये भी इस स्ट्रिंग को खींच रहा है, और इसका भी मास ट्रॉली का भी अच्छा खासा है, तो ये भी इस स्ट्रिंग को खींच रही है। तो ब्लॉक, ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली इस पर ऐसे टेंशन का एक फोर्स लगा रही है इस तरफ से, तो इसकी वजह से टेंशन का फोर्स ये, और जो ये ब्लॉक है ये भी इस पर टेंशन का फोर्स लगा रहा है। तो ये जो टेंशन है दोनों, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी जो स्ट्रिंग के अंदर है। आप ये देखिए, स्ट्रिंग का हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था, वहाँ पर भी टेंशन तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है। उसके बाद फिर एक बार मैं इसकी बात करूँगा, एक बार मैं इसकी बात करूँगा। तो आप यहाँ पर ये कहिएगा कि फॉर द ब्लॉक फॉर द ब्लॉक, जब मैं ब्लॉक की बात करूँगा तो इन्होंने ये बोला कि एक्सेलरेशन ना इस डायरेक्शन में, ये एरो ऐसे दे रखा है तो मुझे मानना पड़ेगा कि भाई ये ब्लॉक इस तरफ जा रहा है। तो फॉर दिस ब्लॉक जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है ब्लॉक। तो एक फोर्स नीचे लग रही है 30 न्यूटन, एक फोर्स ऊपर लग रही है टी। तो 30 माइनस टी से ये इफेक्टिवली नीचे जाएगा। 30 माइनस टी से ये इफेक्टिवली नीचे जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा? ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। मास कितना दे रखा है? 3 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है? a। तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने ब्लॉक के लिए करा, ठीक है। उसके बाद ये तो ब्लॉक के लिए हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ फॉर द ट्रॉली।
यहाँ लिखें फॉर द ट्रॉली। फॉर द ट्रॉली। अब जब ट्रॉली की बात करेंगे तो ट्रॉली भी भाई इस डायरेक्शन पे जा रही है, तो ट्रॉली जो इस डायरेक्शन पे जा रही है यहाँ पर इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंसाइल फोर्स, टेंशन, तो T, और ये इस फ्रिक्शन के फोर्स को Fk को ओवरकम कर रहा है, यानी कि T माइनस Fk इज इक्वल टू, इफेक्टिवली ये ऐसे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन a है और मास कितना है 20, तो 20 इंटू a, तो ये कितना हो गया 20a के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? यस सर। सभी बच्चे समझ गए? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं एक काम करूंगा इसमें कि इक्वेशन नंबर 2 में ही मैं ये करूंगा, बट वी नो दैट Fk, force of kinetic friction, is equal to mu k into r। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, ये होता है। और आर क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि m इंटू जी। तो Fk इज इक्वल टू म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जरा देखना पड़ेगा कितना दे रखा है अभी, 0.04, ठीक है, 0.04 इंटू, और मैं Fk निकाल रहा हूँ कहाँ पर? फॉर द ट्रॉली। मैं ट्रॉली के लिए Fk निकाल रहा हूँ, तो ट्रॉली का ही R देखा जाएगा, म्यू के इंटू आर को आप लिख सकते हैं म्यू के इंटू एम जी। तो 0.04 इंटू मास ऑफ ट्रॉली इज 20। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू 10 ही लेनी है। ये पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या बचा 4 2 8 8 1 8, इसका मतलब टोटल 8 न्यूटन आ गया एफ के। तो एफ के की जगह आप 8 डाल दीजिए, मैं उस तरफ कर रहा हूँ उसको। Therefore, equation 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। ये फाइनली हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 and 2। और आप समझ गए होंगे ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर t है प्लस का और इधर माइनस का है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a। जब ऐड करेंगे तो माइनस टी और प्लस टी कैंसिल, 30 माइनस 8, जब इनको ऐड करेंगे 30 माइनस 8 इज 22 और 30 प्लस 20 इज 23, 23a। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई? 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो एक्सेलरेशन ही पूछ रहे थे आपसे कि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, ठीक है, और टेंशन भी पूछी है उन्होंने। तो पहले एक्सेलरेशन 22/23 या तो ऐसे लिख दो, और या फिर ये 23 से थोड़ा सा ही तो कम है, तो 0.9 लिख दीजिए इसको। a इज इक्वल टू 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो फिर उसके बाद में आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ चाहें वहाँ पर ये वैल्यू डाल दें a की। नाउ substitute this value, now substitute this value of a in equation 2। इक्वेशन 2 में आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो इक्वेशन 2 में जब आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t माइनस 8 इज इक्वल टू 20 इंटू a, की जगह ये लिख दो 22/23, ठीक है, और या 0.9 लिख लो, आसान है, 0.9 लिख लीजिए। तो 0.9 लिखेंगे, पॉइंट गया नीचे, 10 आ गया, 2 9 18, t इज इक्वल टू 18 प्लस 8 अप्रॉक्सीमेटली 26 न्यूटन, ठीक है।
तो हमारा टेंशन जो है स्ट्रिंग में वो अप्रॉक्सीमेटली 26 न्यूटन आ रही है। जो आंसर है इसमें 27 पॉइंट समथिंग दे रखा है और एक्सेलरेशन 0.96 दे रखा है। मैंने अप्रॉक्सीमेट ले लिया डेटा, चाहे तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैसे करना चाहिए डिवाइड। तो जीरो ज़ा, फिर पॉइंट लगाया, एक जीरो उतारा तो 23, 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18 और 2 20, तो 220 माइनस 207 कितना हो गया 13 13 आ गया। एक ज़ीरो लगाया तो 23, 6 ज़ा बन रहा है क्या, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 3 नहीं 5 ज़ा बन रहा है। तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 1 1 1 5 ये बन रहा है। अगली वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाएगी, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 0.96 लिया होता है। तो 0.96 लिख लो। 0.96 जब यहाँ पर लेंगे, नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो देख लीजिए कितना हो गया है, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 190 19.2 माइनस 8 सॉरी प्लस 8, तो t इज इक्वल टू हो गया 27.2 न्यूटन। ये वैल्यू है एग्जैक्ट एक्सेलरेशन की और टेंशन की। समझ गए, क्लियर है भाई? यस समझिए, सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद जो है आपका जो अगला टॉपिक है, ये हम करेंगे पेज नंबर फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल ये मैं अगली क्लास में स्टार्ट कराऊंगा, ये वाला। फिर है पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट, ये। और उसके बाद जो पेज नंबर 45 पर अगर आप देखेंगे, सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड, बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स, मतलब ये जो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये हमारे 3 या 4 टोटल टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में। ये सारे ही टॉपिक्स ना डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये मैं कराऊंगा आपको, परसों ही लूँगा, इसी तरह से एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, क्योंकि कल मैं हूँ नहीं यहाँ पर, तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। और इनमें से कोई भी टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, और मैं अभी करवाऊँगा अभी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं परसों लूँगा क्लास आपकी, और संडे के लिए आप जो है पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा कि मैं कल की छुट्टी कर रहा हूँ, तो इसकी कंपनसेटरी क्लास आपकी संडे को जरूर होगी। ठीक है, तो आज इतना ही कर लेते हैं।